बाहर तेज गर्मी थी, लेकिन रानो के घर में मातम छाया था। उसका बेटा कुकू तेज बुखार से तप रहा था। वो बार बार खांस रहा था। माँ, बहुत ठंड लग रही है, गला सूख रहा है, क्या दवाई नहीं आएगी? हिम्मत रखो मेरे बच्चे, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। रानो वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी ने पर्ची लिख दी थी, लेकिन दवाई महंगी थी। रानो, कुकू की हालत नाजुक है। ये नीली जड़ी बूटी शाम तक देनी होगी, वरना उसका बचना मत। 50 रुपए है। वैद्य जी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं शाम तक पैसे ले आऊंगी। कृपया तब तक दवाई तैयार रखिएगा। रानो काम मांगने बेकरी पर गई। तोता सेठ बहुत गुस्से वाला था। काम तो है, लेकिन बहुत रिस्की है। ये आइसक्रीम केक है, इसे अमीर मोर के महल तक पहुंचाना है। अगर ये थोड़ा सा भी पिघला तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, और अगर सही सलामत पहुंचाया तो पूरे 50 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए? इससे कुकू की दवाई आ जाएगी, मैं ये कर लूंगी। बेकरी से निकलने के बाद रानो ने सोचा कि सुरंग के रास्ते जाने से धूप कम लगेगी। वहाँ उसे मोटे लाल चूहा मिला। चूहे ने देखा कि रानो एक बहुत ठंडा डिब्बा लेकर जा रही है। अरे रानो बहन, ये डिब्बा तो बर्फ जैसा ठंडा है, लेकिन बाहर तो आग बरस रही है। अगर आप कांटेदार जंगल के रास्ते गईं तो ये 10 मिनट में पिघल जाएगा। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, ये डिब्बा नहीं, मेरे कुकू की सांसें हैं, मुझे जाना ही होगा। रानो ने केक का भारी डिब्बा सिर पर उठाया और चल पड़ी। सूरज उसके ठीक ऊपर चमक रहा था। डिब्बा बहुत ठंडा था, लेकिन हवा बहुत गर्म। उफ, ये डिब्बा बहुत भारी है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। कुकू मेरा इंतजार कर रहा है। कालू कौवे ने रानो को भारी डिब्बा ले जाते देखा। उसे शरारत सूझी। अरे रानो बहन, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? मोर का महल तो उस तरफ है। तुम गलत रास्ते पर जा वाला रास्ता छोटा है, वहां से जाओगी तो जल्दी पहुंचोगी। सच में कालू भाई, धन्यवाद, मुझे जल्दी पहुंचना है। रानो कालू की बातों में आ गई। कालू ने जानबूझकर उसे लंबे और गर्म रास्ते पर भेज दिया था। यहाँ गर्मी 2 गुनी थी। रानो के पंख थक चुके थे। केक के डिब्बे से पानी की एक बूंद टपकी। टप! हे भगवान, केक पिघल रहा है, मुझे और तेज उड़ना होगा। गर्मी से बचने के लिए रानो कुछ पल के लिए कुएं की जगत पर बैठी। तभी बिल्लू बिल्ला वहां आ गया। उसकी नजर रानो पर थी। म्याऊं, आज तो नाश्ते में केक और चिड़िया दोनों मिलेंगे। नहीं बिल्लू भाई, मेरा रास्ता मत रोको, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। बिल्लू ने पंजा मारा। रानो बाल बाल बची और घबराहट में तेज उड़ गई। इस भाग दौड़ में उसका कीमती समय बर्बाद हो गया और केक और ज्यादा हिल गया। रानो तेज चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गर्मी से उसे चक्कर आने लगे। वो एक पल के लिए पुल की रेलिंग पर बैठी। डिब्बे के नीचे से अब पानी की धार बहने लगी थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये पिघल गया तो कुकू की दवाई कैसे आएगी? मुझे उड़कर जाना होगा। रानो ने फिर से उड़ान भरी, अपनी पूरी ताकत लगाकर। रानो महल के गेट पर पहुंची। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। अमीर मोर बाहर ही टहल रहा था। साहब, आपका केक मैं ले आई। इतनी देर कर दी, लाओ दिखाओ, कैसा है केक? मोर ने डिब्बा खोला। अंदर सुंदर केक नहीं था, बल्कि पिघली हुई क्रीम का एक गाढ़ा सूप बन चुका था। सजावट पूरी तरह खराब हो गई थी। ये क्या है? ये केक है या रबड़ी? मैंने आइसक्रीम केक मंगवाया था, ये कचरा नहीं। ले जाओ इसे, मैं इसके लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। साहब, माफ कर दीजिए, गर्मी बहुत थी, मुझे आधे पैसे ही दे दीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा। निकलो यहाँ से, ये तुम्हारी गलती है। मोर ने दरवाजा बंद कर लिया। रानो उस पिघले हुए केक के डिब्बे को लेकर सड़क किनारे बैठ गई। उसके आंसू उस पिघली हुई क्रीम में गिर रहे थे। मैं हार गई कुकू, मैं हार गई। ये केक नहीं पिघला, मेरी ममता पिघल गई। अब मैं तुझे क्या जवाब दूंगी? जब रानो सड़क पर रो रही थी, तब हरिया तोता ऊपर डाल पर बैठा सब देख रहा था।
वह अमीर मोर का नौकर था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता था, पर उसे बहुत दुख हो रहा था। बेचारी रानो, अमीरों को सिर्फ अपने स्वाद की फिक्र होती है, किसी गरीब की मजबूरी की नहीं। काश मैं कुछ कर पाता। वैद्य जी जड़ी बूटियां लेने जंगल जा रहे थे। उन्होंने रानो को रोते हुए देखा। वे रुके और पिघले हुए केक को देखा। वे सब समझ गए। रानो बेटी, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? वैद्य जी, केक पिघल गया, पैसे नहीं मिले, अब कूकू नहीं बचेगा। वैद्य जी रानो को लेकर उसके घर आए। उन्होंने अपनी जेब से वो नीली दवाई निकाली और कूकू को पिलाई। रानो, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी। जो माँ अपने बच्चे के लिए तपती धूप में जल सकती है, उसका बच्चा हार नहीं सकता। ये दवाई मेरी तरफ से मुफ्त है। आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? माँ, तुम आ गई। अगले दिन सूरज निकला तो कूकू का बुखार उतर चुका था और वो चहचहा रहा था। तभी रानो के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रानो ने बाहर देखा तो वहाँ अमीर मोर खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसके पीछे हरिया तोता भी था, जिसके हाथ में एक भारी फैला था। रानो बहन, मुझे माफ़ कर देना। कल जब तुम चली गई तो हरिया ने मुझे बताया कि तुम उस तपती धूप में केक बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रही थी। मैंने अपनी विलासिता में तुम्हारी मजबूरी को नहीं देखा। साहब, मुझे पैसों का दुख नहीं था, बस कूकू की जान की चिंता थी। अब वो ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं रानो, ये तुम्हारे उस संघर्ष का फल है जो तुमने हार न मानकर किया। मोर ने इशारा किया और हरिया तोता ने थैला आगे कर दिया। उसमें न केवल केक के 50 रुपए थे, बल्कि कूकू के लिए ताज़े फल, बादाम और ढेर सारा अनाज भी था। और हाँ, आज से मेरे महल के बाग की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें अब कहीं दूर काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने देखा कि वैद्य जी भी दूर से खड़े मुस्कुरा रहे थे। माँ, देखो, कल की गर्मी खत्म हो गई। आज की धूप कितनी सुनहरी है। रानो ने कूकू को गले लगा लिया। आज उसे समझ आया कि उसका पिघला हुआ केक बेकार नहीं गया था। उसी ने मोर के पत्थर जैसे दिल को पिघलाकर रानो के लिए सम्मान और सुरक्षा का नया रास्ता खोल दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है जो हार नहीं मानते। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे परिणाम तुरंत ना दिखे। जंगल में सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। चल चल। ये आहट किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि जंगल के सबसे शातिर शिकारी बिल्लू बिल्ले की थी। वो पत्थर पर अपने पंजों को रगड़कर तेज कर रहा था। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला। ये जंगल के पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं। जरा सी आहट होती है और उड़ जाते हैं। बिल्लू की नजर ऊपर आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षियों पर पड़ी। उसकी पीली आंखें चमक उठी। उसने अपनी जीभ से होठों को चाटा। उड़ लो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ लो, लेकिन याद रखना, अंडे देने के लिए तो नीचे ही आओगे। मुझे इंतजार है उस पल का जब कोई मासूम परिवार नया घर बसाएगा। उनका नया घर और मेरा पुराना शिकार। बिल्लू ने जोर से एक सूखे पेड़ के तने पर पंजा मारा। उसका इरादा साफ था। आज जंगल में किसी की जान खतरे में पड़ने वाली थी। जंगल के एक कोने में जहां ऊंचे और घने हरे बांस उगते थे, वहां रानो और तुन्नू अपने सपनों का घर बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे। रानो, देखो, ये हरे बांस का झुंड हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। ये बहुत चिकना है, कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, और हवा चलने पर ये झूलता भी है जैसे कोई झूला हो। हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुश रहेंगे। अपना घर बनाने के लिए दोनों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक तिनका जोड़ना उनके लिए महलों को बनाने जैसा था। आज बहुत धूप है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं। आराम करने का समय नहीं है रानो, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है।
मुझे तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए छत तैयार करनी ही होगी। मेहनत रंग लाई। घोंसला तैयार था और उसमें रानो के 3 प्यारे अंडे रखे थे। रानो उन्हें अपनी गर्मी दे रही थी। तुम चिंता मत करो रानो, जब तक मैं जिंदा हूँ इन अंडों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा दाना लेकर आता हूँ। संभल कर जाइएगा, मुझे जंगल में आजकल डर लगता है। खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। बांस की जड़ के पास खूंखार बिल्लू बिल्ला आ पहुंचा। उसकी नजर ऊपर बने घोंसले पर थी। वाह, ताजे अंडे और चिड़िया का मांस, आज तो दावत होगी। ये बांस थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बिल्लू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्लू ने बांस पर चढ़ना शुरू किया। बांस के हिलने से घोंसला डगमगाने लगा। रानो बुरी तरह घबरा गई। टुन्नू जी, बचाइए, कोई ऊपर आ रहा है, हमारे अंडे गिर जाएंगे। बिल्लू के पंजे बांस पर फिसले। उसने गुस्से में बांस को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। टुन्नू दाना लेकर लौट रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों को मुसीबत में देख उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधे बिल्लू की आंखों पर हमला कर दिया। खबरदार, मेरे परिवार से दूर रहो दुष्ट बिल्ले। मेरी आंख, अभी बताता हूं तुझे। टुन्नू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्लू ने हवा में ही अपना पंजा मारा और टुन्नू को दबोच लिया। टुन्नू जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह घायल था। बिल्लू उसके ऊपर खड़ा था। रानो ऊपर से सब देख रही थी। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। रानो, तुम नीचे मत आना, बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। बड़ा आया था हीरो बनने, अब तेरी बारी है चिड़िया। लेकिन अभी मेरा पेट भर गया है, कल आऊंगा तेरे बच्चों को खाने। रात गहरी हो गई थी। जंगल शांत था, लेकिन रानो के रोने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपने अंडों से लिपटकर रो रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली इन मासूमों को कैसे बचाऊंगी? हाँ, ये दुनिया बहुत जालिम है टुन्नू जी, बहुत जालिम। अगली सुबह भूख से बेहाल रानो सबसे पहले अपने पुराने पड़ोसी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती के घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद जरूर करेंगे। हरिया भाई, हरियाली भाभी, मेरे पति अब नहीं रहे। मुझे अपने भूखे बच्चों के लिए दाना लाने जाना है। क्या आप थोड़ी देर मेरे अंडों का ध्यान रख लेंगे? देखो रानो, हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है, लेकिन हम उस खूंखार बिल्ले से पंगा नहीं ले सकते। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हाँ रानो, हरियाली ठीक कह रही है। तुम जाओ यहाँ से। अगर बिल्ले ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उड़कर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास गई। बंटी भाई, आप तो टुन्नू जी के दोस्त थे ना, मेरी मदद कीजिए, बस कुछ देर की बात है, वरना मेरे अंडे उस बिल्ले का शिकार बन जाएंगे। हाँ, रानो, दोस्ती तब तक अच्छी लगती है जब तक जान पर ना आए। वो बिल्लू बहुत चालाक है, हम तुम्हारी मदद करके अपनी मौत को नहीं बुला सकते। माफ करना रानो, तुम कहीं और मदद मांग लो, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हर तरफ से ना सुनने के बाद रानो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बुलबुल के पास गई। बुलबुल बहुत दयालु थी, लेकिन वो खुद बहुत बीमार लग रही थी। बुलबुल बहन, सबने मुझे ठुकरा दिया, क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरे घोंसले पर नजर रखोगी? हाँ रानो, तुम चिंता मत करो, मैं चल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बुलबुल उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण वापस गिर पड़ती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नहीं नहीं बुलबुल, तुम रहने दो, तुम खुद बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती, तुम आराम करो। दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। वे रानो का दर्द नहीं बल्कि अपना नफा नुकसान सोच रहे थे। कालू जी, बेचारी रानो, उसका पति मर गया, अब बिल्ली उसे भी खा जाएगी। अगर उस बिल्ले को यहाँ शिकार मिल गया तो वो यहीं अपना अड्डा जमा लेगा गोरी। आज रानो का घर उजड़ा है, कल वो हमारे बच्चों को खाएगा।
हमें उसे भगाना ही होगा, रानो के लिए नहीं, अपने लिए। दोपहर होते ही बिल्लू वापस आ गया। वो बांस पर चढ़ने लगा। रानो को लगा आज अंत निश्चित है। तभी कालू और गोरी ने अपनी चाल चली। ए रानो, बांस के सबसे पतले छोर पर जाकर बैठ जा, जल्दी कर। रानो ने वैसा ही किया। जैसे ही बिल्लू उसे पकड़ने के लिए ऊपर लपका, रानो उड़ गई। बिल्लू का भारी वजन बांस नहीं सह पाया और वो स्प्रिंग की तरह मुड़ गया। तभी कालू और गोरी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। बिल्लू धड़ाम से नीचे कांटों में गिरा और लंगड़ाते हुए जंगल छोड़कर भाग गया। उसी शाम रानो के अंडों में हलचल हुई और 3 नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी है। आज हमने सीखा कि मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये भी याद रखना रानो, जंगल में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुश्मन का डर भी हमें दोस्त बना देता है। अपना ध्यान रखना। रानो ने आसमान की तरफ देखा। शायद टुन्नू उसे देख रहा था। वो अकेली थी, लेकिन अब कमजोर नहीं। घने जंगल के एक सुनसान कोने में भुल्ला चील बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तभी गुफा के अंधेरे से जादू करने लोमड़ी एक चमकती हुई छोटी पोटली लेकर बाहर आई। क्या मेरा काम हो गया? मुझे वो चीज चाहिए जिससे जंगल के सारे पक्षी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं। ये लो वो खास बीज। इसका फल इतना रसीला और जादुई है कि जो इसे एक बार चखेगा वो उड़ना भूल जाएगा। फिर वो पूरी तरह तुम्हारे बस में होगा। बहुत खूब। कल सुबह होते ही जंगल में एक नई दावत की तैयारी शुरू। सूखे जंगल के बीच अचानक एक हरा भरा पेड़ उगाया था, जिस पर बड़े बड़े लाल सेब लटके थे। जंगल के सभी पक्षी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। अरे, कल तक तो यहाँ सिर्फ सूखी झाड़ियाँ थीं। आज ये जादुई पेड़ कहाँ से आ गया? तुम बस देखते रहो हरिया, मुझे तो ये मेरी किस्मत का तोहफा लगता है। मैं तो चला खाने। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू लालच में आकर जल्दी जल्दी बड़े बड़े सेब खाने लगे। उनका पेट फूलने लगा था। जग्गू, तुम रुक क्यों गए? और खाओ, ऐसा मीठा फल हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पिताजी, मेरा पेट भर गया है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रानो अपने अंडों को पंखों से ढक कर बैठी थी। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन रानो का मन घबरा रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी देर और। मुझे वो नया अचानक से उगाया पेड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक माँ के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित और पौष्टिक दाना ही लाऊंगी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। माँ, बहुत भूख लगी है। कालू काका तो वही फल खा रहे हैं, आप क्यों नहीं लाती? कालू और जग्गू का शरीर इतना भारी हो गया था कि वे जमीन पर ही गिर पड़े। तभी गोरी कवि उन्हें काफी देर से घर न लौटने के कारण ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। कालू जी, मैं पूरे जंगल में आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? चलिए, अंधेरा होने वाला है। गोरी, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरा और जग्गू का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया है। हमें माफ कर दो। बुल्ला चील अपनी गुफा से नीचे देख रहा था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। शाबाश, खाओ और मोटे हो जाओ। जब तुम उड़ नहीं पाओगे तब मैं तुम्हें आसानी से अपना शिकार बनाऊंगा। आज की दावत बहुत शानदार होगी। रानो चिड़िया जांच करने के लिए पेड़ के पास आई। उसने जैसे ही एक गिरे हुए सेब पर चोंच मारी, उसमें से लाल रंग का खून जैसा तरल बहने लगा। हे भगवान, ये तो फल नहीं, ये तो कुछ और है। इसमें से रस नहीं, खून निकल रहा है। मुझे तुरंत सबको सावधान करना होगा। ये कोई साजिश है। रानो झाड़ियों में छुपी डर से कांप रही थी। उसकी थरथराहट से पास के पत्ते पर रेंग रही रानी चींटी का ध्यान उस पर गया। तो ये पुल्ला का जाल था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सबको खा जाएगा।
रानो बहन, तुम इतना कांप क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ छुपते हुए देखा। क्या मुसीबत है? रानो ने रानी चींटी को सब बताया। रानी चींटी ने उसे एक कड़वी जड़ी बूटी का पता बताया जो जादू को काट सकती थी। रानो, तुम कड़वी नीम की जड़ का रस उन्हें पिलाओ, उससे उनका वजन तुरंत कम हो जाएगा। आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। भुल्ला कभी भी हमला कर सकता है। रानो उड़कर नीम के पेड़ पर पहुंची, लेकिन सख्त जड़ें उससे टूट नहीं रही थीं। तभी उसकी नजर ऊपर डाली पर बैठे हरिया तोता पर पड़ी, जो नीम की निबोली खा रहा था। हरिया भैया, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं। मेरी चोंच से ये जड़ नहीं निकल रही। कृपया मेरी मदद कीजिए, सबकी जान खतरे में है। रानो भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हटो, मेरी चोंच तेज है। मैं अभी ये जड़ काट कर देता हूँ। रानो चोंच में जड़ दबाकर तेजी से लौट रही थी। तभी भुल्ला चील ने उसे देख लिया और उसका रास्ता रोक लिया। अरे छोटी चिड़िया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? और ये चोंच में क्या है? हे भगवान, अगर मैं रुकी तो सब खत्म। रानो ने जड़ को कसकर पकड़ा और कांटेदार झाड़ियों के बीच में से गोता लगा दिया। रुक, तू इन कांटों में छुप सकती है, लेकिन कब तक? मैं अभी जाकर तेरे उन मोटे दोस्तों का नाश्ता करता हूँ। भुल्ला जमीन पर उतरा। कालू, जग्गू और गोरी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए, क्योंकि वे भाग नहीं सकते थे। भुल्ला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। हा हा हा, तुम सब कितने स्वादिष्ट और मोटे लग रहे हो। बताओ, पहले किसे खाऊं, बेटे को या बाप को? दुष्ट, हमारे पास मत आना। कोई बचाओ, कोई है? गोरी, जग्गू को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ऐन मौके पर रानो एक पेड़ से कूदी और सीधा कालू के मुंह में वो कड़वी जड़ ठूंस दी। कालू भैया, जल्दी से चबा जाओ। जग्गू, तुम भी खाओ अभी। ये तूने क्या किया मूर्ख चिड़िया? अब मैं तुझे भी इनके साथ खाऊंगा। भुल्ला गुस्से में झपटा, लेकिन भुल्ला का पंजा जैसे ही लगने वाला था, कड़वी दवा के असर से कालू और जग्गू का शरीर गुब्बारे की तरह हल्का हो गया और वे फुर्ती से उड़ गए। भुल्ला जमीन पर मुंह के बल गिरा। धत तेरे की, मेरे हाथ से शिकार निकल गया। मैं तुम सबको देख लूंगा। हम कमजोर नहीं है भुल्ला। अगली बार हमारे परिवार की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना। सभी पक्षी रानो के घोंसले के पास जमा थे। कालू ने रानो के बच्चों के लिए सबसे अच्छा और ताज़ा दाना जमा किया था। रानो बहन, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत पंखों में नहीं, हिम्मत में होती है। हम सभी इस घने जंगल के रहने वाले हैं कालू भैया, और ये जंगल हमारा घर और परिवार है। इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और एक दूसरे की मदद करना ही हमारी सबसे बड़ी और मजबूत सुरक्षा है। हमें हमेशा इसी तरह मिलकर रहना होगा, ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान ना पहुंचा सके। बर्फीली हवाओं ने जंगल को जमा दिया था। ये जंगल का कठोर नियम था, बड़ा छोटे को खाता है। एक तरफ चट्टान के नीचे काला नाग था, जिसे आसमान से भुल्ला चील देख रही थी, और उस चील पर झाड़ियों में छिपे टाइगर की नजर थी। मौत का एक घेरा बन चुका था। फुस, मेरा शरीर ठंड से पत्थर हो रहा है। अगर मुझे अभी कोई गर्म मांस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे छिपना होगा, वरना इस सफेद बर्फ पर मेरा काला शरीर किसी भी शिकारी को दूर से दिख जाएगा। वाह, आज किस्मत मेरे साथ है। नीचे देखिए, सफेद चादर पर वो काला सांप कैसे रेंग रहा है। उसे लग रहा है वो बच जाएगा। माफ कीजिएगा नाग देवता, लेकिन आज आप मेरा भोजन बनेंगे। जैसे ही भुल्ला चील ने सांप को पकड़ने के लिए आसमान से तेज गोता लगाया, झाड़ियों में हलचल हुई। मूर्ख पक्षी, तुम उस सांप को देख रहे हो और मैं तुम्हें आज मुझे उड़ने वाला और रेंगने वाला दोनों का मांस मिलेगा। अचानक सन्नाटा टूटा।
भुल्ला चील बिजली की रफ्तार से सांप पर झपटी। अब तू नहीं बचेगा। ठीक उसी पल टाइगर ने झाड़ियों से एक लंबी छलांग लगाई। एक ही पल में तीनों टकराए। चील सांप को पकड़ने ही वाली थी कि टाइगर का पंजा उसके पंख के पास से गुजरा। चील घबरा गई और अपना रास्ता बदल लिया। सांप मौके का फायदा उठाकर तेजी से एक बिल में घुस गया। टाइगर धड़ाम से जमीन पर गिरा और चील बाल बाल बचकर वापस आसमान में उड़ गई। धत, शिकार हाथ आकर निकल गया। आप तो बहुत चालाक निकले शेर खान, लेकिन आज हम तीनों की किस्मत में भूख ही लिखी है। शिकार शिकारी का शिकार करने चला था, लेकिन ठंड और भूख ने तीनों को फिर से खाली हाथ कर दिया। जंगल की ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। रानो अपने 3 अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी थी। उसे अपनी नहीं, अपने आने वाले बच्चों की चिंता थी। टुन्नू जी, मेरे पंख अब ठंडे पड़ रहे हैं। मैं इन अंडों को और कितनी देर तक गर्माहट दे पाऊंगी? ये बर्फीली हवाएं मेरे शरीर की सारी गर्मी सोख रही हैं। अगर इन प्यारे अंडों को सही समय पर ज़रूरी गर्माहट नहीं मिली तो हमारे छोटे अनमोल बच्चे दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही इन ठंडी चट्टानों में जमकर खत्म हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम हिम्मत मत हारना रानो, मैं अभी जाता हूँ। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो जरूर ले आऊंगा। तुम बस अंडों को छोड़ना मत। टुन्नू उड़ते उड़ते झील के पास पहुंचा, लेकिन झील पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। हे भगवान, आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो रानो की उम्मीदें टूट जाएंगी। मुझे और आगे जाना होगा। उसी पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी भी भूख से बेहाल बैठे थे, लेकिन वे भोजन खोजने की जगह दूसरों पर नजर रखे हुए थे। देखिए, वो बेवकूफ टुन्नू कैसे बर्फ में भटक रहा है। इस मौसम में कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने को तो बहुत कुछ मिल सकता है गोरी, बस हमें मेहनत नहीं, दिमाग लगाना होगा। टुन्नू कुछ लाएगा तो हम उससे छीन लेंगे। हारकर टुन्नू जंगल के सबसे बुजुर्ग उल्लू बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मदद कीजिए, मेरे बच्चे अंडों के अंदर ही जम जाएंगे। टुन्नू, प्रकृति कठोर है, लेकिन मेरे पास एक पुरानी लोहे की कढ़ाई है। ये जादुई है, पर इसमें खाना तभी बनेगा जब तुम इसमें कड़वे नीम के पत्ते डालोगे और इसे ईमानदारी की सूखी लकड़ी से जलाओगे। क्या तुम ये कर पाओगे? अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। टुन्नू कढ़ाई और लकड़ी और नीम के पत्तों को अपनी पीठ पर लाद कर ले आया और रानो को सारी बात बताई। हे ईश्वर, हम पर दया करना। ये कड़वे नीम के पत्ते जो दुनिया में सबसे ज्यादा तसेले माने जाते हैं, क्या सचमुच हमारे बच्चों के जीवन में अनमोल मिठास भर पाएंगे? इस जादुई कढ़ाई पर हमारा पूरा विश्वास टिका है। बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारा विश्वास न टूटे और मेरे बच्चों को इस भयंकर ठंड से बचाने का हमें कोई रास्ता मिल जाए। टुन्नू और रानो ने मिलकर कढ़ाई चढ़ाई। जैसे ही ईमानदारी की लकड़ी जली और कड़वे पत्ते कढ़ाई में गिरे, एक चमत्कार हुआ। कढ़ाई से सुनहरी रोशनी निकली और पत्ते मीठे गर्म हलवे में बदल गए। देखो टुन्नू जी, ये तो सच में एक चमत्कार है। नीम के पत्ते अब कड़वे नहीं रहे, वे सुनहरे और मीठे हलवे में बदल गए हैं। हमारे बच्चों को गर्माहट और पोषण मिलेगा। आज हमारी ईमानदारी और तुम्हारे अटूट प्रयास की जीत हुई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। हलवे की महक हवा में तैरी और कालू कौवे की नाक तक जा पहुंची। वो दोनों रानों के घर की खिड़की से सब देखा। देखा गोरी, जादुई कढ़ाई, बिना मेहनत का खाना। जल्दी कीजिए, जब वे सो जाए तो कढ़ाई उठा लीजिएगा। हम पूरी सर्दी इसी से पेट भरेंगे। कालू ने मौका पाकर कढ़ाई चुरा ली थी। अपने घोंसले में उसने जल्दी जल्दी गीली लकड़ियां और कूड़ा कचरा कढ़ाई में डाल दिया। अब बनेगा शाही भोजन, जल्दी करो। लेकिन जैसे ही आग जली, कढ़ाई से खाना नहीं बल्कि काला और बदबूदार धुआं निकला। खो, ये क्या है? मेरी आंखों में जलन हो रही है, बचाओ।
काले धुएं को देखकर जंगल का रक्षक मोर वहां आ गया। टुन्नू और रानो भी अपनी कढ़ाई खोजते हुए वहां पहुंच गए। कालू, तुमने एक गरीब परिवार की उम्मीद चुराई है। ये कढ़ाई सिर्फ ईमानदारी की आंच पर पकती है, चोरी की आग पर नहीं। हमारी कढ़ाई हमें दे दो भाई, मेरे बच्चे मर जाएंगे। ले जाओ ये कढ़ाई, इसने तो मेरा घोंसला ही काला कर दिया। टुन्नू और रानो कढ़ाई वापस ले आए। तभी अंडों में हलचल हुई और कड़ कड़ की आवाज के साथ 3 नन्हे बच्चे बाहर निकल आए। छी छी छी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम सब सुरक्षित हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन तुम दुनिया में आ गए। इस जादुई हलवे की गर्माहट और टुन्नू जी के साहस ने तुम्हें बचा लिया। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। ये सब तुम्हारे विश्वास की जीत है रानो। उस दिन रानो और टुन्नू ने ना सिर्फ पेट भरा, बल्कि कालू और गोरी को भी थोड़ा प्रसाद दिया, क्योंकि माँ का दिल कभी किसी को भूखा नहीं देखता।